नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय शेष रह गया है। तो इतने बचे हुए समय में जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें और अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है अभी भी 2-3 टेस्ट प्रत्येक दिन लाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। जैसे वीडियो बन जाता है उसे अपलोड कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए क्योंकि यूट्यूब अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है तो आपको टेलीग्राम से जानकारी मिल जाएगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसकी जानकारी मिल सकेगा और आप रिवीजन कर सकेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके और हमें भी मेहनत करने में मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो इसका सही आंसर आप देखो कैप्टन डनवर। कौन? कैप्टन डनवर था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। आगे कहता बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये सहरसा है। कौन? सहरसा है। सहरसा की महिला साक्षरता दर जो है आपको 41.68%। कितना? 41.68% है। ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर रोहतास का है। किसका? रोहतास का है, जो कि 67.97% है। कितना? 67.97% है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। तो यह सबसे अधिक रोहतास हो जाएगा और सबसे कम सहरसा हो जाएगा। महिला साक्षरता दर ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे 3 में कहता है कि बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 जो है ये आपको हाजीपुर से मुसरीधरारी तक है। हाजीपुर से मुसरीधरारी तक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यह एक गर्मधारा है, इनमें से कौन वह एक गर्मधारा है, ये आपको बताना है। तो गर्मधारा जो आपको गल्फ स्ट्रीम, क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है आपको गर्म जलधारा है, बाकी सब ठंडी जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये अटलांटिक महासागर में आता है। ध्यान में रखिएगा, अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे बढ़ते। कहता प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी जो थी यह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पटना क्षेत्र से। कहाँ से? पटना क्षेत्र से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। चलिए आगे है। आगे कहता बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? कहता नीचे जो बिहार की पश्चिमी बिहार दिया गया है इनमें से कौन वो जगह और उसका जगह दिया गया है, तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं। कहता क्या है? नागी पश्चिमी बिहार। क्या है? नागी पश्चिमी बिहार जमुई, यह सही है। आगे कहता है गोगाबिल पश्चिमी बिहार कटिहार, यह भी सही है। उसके बाद कहता कावड़ पश्चिमी बिहार छपरा, यह गलत है। क्या है? सी नंबर गलत है। सुमेलित नहीं पूछा गया है तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ये जो है कावड़ पश्चिमी बिहार छपरा नहीं है, छपरा नहीं बल्कि बेगूसराय का बेगूसराय है। ध्यान रखिएगा। बाकी कुशेश्वर पश्चिमी बिहार दरभंगा, यह भी सही है। तो सी नंबर यहाँ गलत दिया गया, जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी दिया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में यह अधिवेशन हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बॉम्बे में यह अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे कहता है लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? कहता है लता मंगेशकर सम्मान जो है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे कहता है लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। कहता है लोकतंत्र जो है उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या हो? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो, संवैधानिक सरकार हो और विधि का शासन हो। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे कहता है योजना अवकाश की अवधि
का संबंध है, योजना अवकाश जो है इसका संबंध किससे है? तो योजना अवकाश का संबंध आपको 1966 से 69 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जितना एक्सप्लेनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना आपको जरूर कराया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। आगे कहता है मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों के मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, किसके? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सही है? देखिए, पंचायत समिति दिया गया है, जिला परिषद दिया गया और ग्राम सभा दिया गया है। इसे शासन के बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको हो जाएगा, सबसे पहले आपको ग्राम सभा हो जाएगा, एक में ग्राम सभा हो जाएगा, दूसरा में पंचायत समिति हो जाएगा और तीसरा में जिला परिषद हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 1 2 3 1 2 बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग? कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो ये करता है आपको अनुच्छेद 15। कौन? अनुच्छेद 15। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। आगे कहता है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1907 में। कब? 1907 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1907। चलिए आगे है, आगे कहता है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह युक्ति, यह वाक्य जो है किससे संबंधित है? यह वाक्य जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे कहता है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? कहता है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये तेजस क्या है ये आपको बताना है। तेजस जो है, तेजस आपको एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वर्षा मानचित्र क्या है? वर्षा मानचित्र एक वर्षा मानचित्र राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहलाता है। तो ये मानचित्र जो आपको विषय परक क्या है? विषय परक मानचित्र कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? कहता है नाबार्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इनके नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा क्या है? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जीवा। और ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना आपको 12 जुलाई कब? 12 जुलाई 1982 में हुआ। कब? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सरक्रिक क्या है? सरक्रिक मुद्दा भारत और देश के बीच एक मुद्दा है। कहता है सरक्रिक मुद्दा जो है भारत और किस देश के बीच एक मुद्दा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? कहता है मन्नार की खाड़ी जो है भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से अलग करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत की घोषणा कब करती है? कहता है सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो करता है ये कब करता है? तो ये करता है फसलों की बुआई से पहले। जिसमें फसल की बुआई होता है उससे पहले सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है
कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कहता कपास की खेती जो है किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के अंतर्गत आती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? कहता किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार जो होता है वो लोगों को बताना होता है। तो ये लोकतांत्रिक में, किसमें? लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कि कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? कहता है कि आधार कार्ड जो है इसे मतदाता सूची से मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए कौन से फॉर्म नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फॉर्म नंबर 6B के, क्या है? फॉर्म नंबर 6B का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? कहता अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो ये आलोचना जो एक्ट वर्नाकुलर, क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। और ये कब लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में। कब? 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा इसका जो है ये प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ? ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसे शुरू जो किया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, इसे, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इतना 1978 में जो है आपको लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था। और जब इसे रद्द जो किया गया था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द किया गया था। और वो भी 1882 में। कब? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। और 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा दोनों, 1878 में लागू, 1882 में रद्द कर दिया गया था। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? कहता भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपको बांग्लादेश हो जाएगा। कौन? बांग्लादेश हो जाएगा। आपको बांग्लादेश जो है 18 अप्रैल, क्या है? 18 अप्रैल 1971 से पहले तक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और 18 अप्रैल 1971 से लेकर के ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई है तो 18 अप्रैल 1971 को। ध्यान रखिएगा। वैसे डेट कम पूछा जाता है, आपको सिर्फ ईस्वी पूछा जाता है तो 1971 हो जाएगा। सॉरी, क्या है? 1971 हो जाएगा। चलिए आगे है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे कहता है ईरान की मुद्रा, क्या? ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा जो है यह क्या है? तो ये आपको रियाल है। क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? भौम जल स्तर जो है इसके नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भूजल कहलाता है। क्या? भूजल कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भूजल। आगे कहता है किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? कहता है वह कौन से मंदिर हैं जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो 29 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विषुवत, क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, कहता है विषुवत वृत्त जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है आपको अक्षांश कहा जाता है। क्या? अक्षांश कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अक्षांश। आगे कहता है रजिया सुल्तान, क्या? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी ये किस शासक की पुत्री थी? तो ये जो था आपको शमसुद्दीन, क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है 1236 में, कब? 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब?
1936 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी और 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये मात्र 4 वर्ष तक शासन कर सकी। इस 1240 में इसकी हत्या की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत की वो प्रथम महिला शासिका कौन है, तो यहाँ रजिया सुल्तान से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपको LK अडवाणी है। कौन? LK अडवाणी है, लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज्य को अपनाया गया था। कहता है 1906 जो है इसमें कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जब लोगों के द्वारा लक्ष्य के रूप में स्वराज्य को अपनाया गया था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपको दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसके द्वारा चंद्रयान 3 को मिशन जो है इसे लॉन्च करने की घोषणा किस वर्ष घोषणा की गई है कि लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको 2023 हो जाएगा। क्या है? 2023 में लक्ष्य रखा गया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। पहले इसे 22 में रखा गया था, लेकिन अब इसे स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया, 2023 किया गया। आपको 22 कन्फ्यूजन कर सकता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, सही आंसर 2023 हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिलती है। कहता शिप्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है, तो शिप्रा नदी जो मिलती है ये आपको चंबल नदी से मिलती है। किससे? चंबल नदी से शिप्रा नदी मिलती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा चंबल। आगे कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है आपको निखत जरीन। कौन? निखत जरीन ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा निखत जरीन। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सा संस्था की स्थापना किया गया है, तो इसके अधीन जो स्थापना किया गया है आपको ग्राम कचहरी का। किसका? ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया, ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 में कहता है सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संगीतकार है, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है पन्नालाल घोष। क्या है? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का वाद्य यंत्र कौन सा है? ये बांसुरी बजाते हैं। क्या है? बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, तो ये 4 में दिया गया है, तो 1 4 हो जाएगा। और पालधर रघु। क्या है? पालधर रघु जो है ये आपको मृदंग बजाते हैं। क्या? मृदंग बजाते हैं, तो 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इसे एग्जाम में, खासकर एग्जाम में ऑप्शन को देखते हुए बनाते जाना है। जैसे आपको पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, तो एक नज़र आप ऑप्शन पर देख लीजिएगा कि देखिए 4 में कौन कौन है। देखिए यहाँ 4 जो है बी और डी में 4 दिया गया है, तो आपको ए और बी दोनों गलत हो गया। अब इस पर ध्यान लगाना ही नहीं है। अब दूसरा जो है, जैसे आप कहता है पालधर रघु। क्या है? पालधर रघु आपको मृदंग बजाते हैं, तो 4 और 3 होना चाहिए, 4 और 3 होना चाहिए, तो डी नंबर में दिया गया, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी को एग्जाम में खास करके नहीं देखना है, बस इस तरह जैसे मिल गया, जैसे 4 अगर एक ही में रहता तो उसे सही करके निकल जाते। तो इस तरह तेज़ी से आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान में जरूर रखिएगा। और ये आपको लतीफ़ खान। क्या है? लतीफ़ खान जो है, लतीफ़ खान आपको तबला बजाता। क्या? तबला वादन से संबंधित है, तो बी 2 हो जाएगा। और एस बालचंदन आपको बीना वादन से संबंधित है, 1 हो जाएगा। इस प्रकार सही सुमेलित हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यही टेक्निक अपना करके आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर पूरा आपको याद नहीं भी है, 1-2 भी याद है, तो उसे बाय ऑप्शन छांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। कहता है म्यांमार जो है यह कब आज़ाद हुआ था,
तो म्यांमार जो आज़ाद हुआ था आपको 4 जनवरी 1948 को। कब? 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 40 में कहता है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कहता है बिहार सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, इस कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है राज्य के सभी वर्ग के वृद्धजनों इसमें शामिल है। कहता है कि राज्य के सभी वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल हैं इस योजना के अंतर्गत। सही है। आगे कहता यह उस वृद्धजन को दिया जाएगा जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यह भी सही है। आगे कहता है इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो यह गलत है। क्या है? यह गलत है। जब यहाँ देखिए 60 वर्ष से अधिक कहा जा रहा है तो फिर यहाँ 80 वर्ष कोई मायने ही नहीं रखता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपको ये डी भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। अगर यहाँ 60 वर्ष कर दिया जाता तो बिल्कुल सही हो जाता, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 में कहता है कि शेरशाह क्या है? शेरशाह के पिता हसन खान। कहता शेरशाह का पिता जो हसन खान थे ये कहाँ के जागीरदार थे? डैश के जागीरदार थे। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है सासाराम से आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और ये जो शेरशाह शासक भी सासाराम से थे, तो इसका सही आंसर सासाराम हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? कहता है भारत जो है, भारत के वह कौन से रेलवे स्टेशन है जहां प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह आपको हावड़ा हो जाएगा। क्या होगा? हावड़ा स्टेशन जो है, यहाँ प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है पूरे भारत में। तो यहाँ जो टोटल 23, कितना? टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। टोटल 23 प्लेटफॉर्म हावड़ा के स्टेशन पर स्थित है। तो सबसे अधिक जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? कहता है पहली भारतीय मूक फिल्म जो है कौन सी थी? तो इसका सही आंसर आपको राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती फिल्म अगर कहा जाए तो आलम आरा। क्या है? आलम आरा हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको केईबुल। क्या है? केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान आपको मणिपुर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में वो कौन सा शहर है जो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर आपको हैदराबाद है। कौन? हैदराबाद है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आगे है। आइए हम लोग 46 में देखते हैं। कहता है भारत में जल पर, क्या है? भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल जो है ये आपको भूपेन हजारिका पुल है। कौन? भूपेन हजारिका पुल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई जो है 9 दशमलव कितना? 9.15 किलोमीटर। कितना? किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई आपको 12.9 मीटर है। कितना? 12.9 मीटर इसकी चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा। भूपेन हजारिका पुल भारत के सबसे जल पर बने सबसे भारत के लंबे पुल है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए 47 में देखते हैं। कहता है वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? कहता है वह नदी कौन सी है जिसे भगवान शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नर्मदा। नर्मदा को भगवान पुत्री के नाम से जाना जाता है। कहता है नर्मदा जो है, नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत आदमी गंगा मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। गंगा नहीं, नर्मदा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन थे? कहता फॉरवर्ड ब्लॉग जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाए। कौन? सुभाष
चंद्र बोस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान में रहा होगा जब कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जो हुआ था, उसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी के पट्टा सीतारामैया को हरा दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने इसे सपोर्ट नहीं किया था। और इसी के वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था आपको 1952 में। कब? 1952 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1952। चलिए आगे है, आगे कहता है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? कहता है अगर विक्टोरिया मेमोरियल जो है इसे आपको देखना हो तो किस शहर में आपको जाना होगा, या किस शहर में आप पाते हैं इसे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इसका निर्माण जो है 1906 का 1906 से लेकर के 1921 तक इसका निर्माण कार्य चला था। ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कोलकाता में स्थित है। 50 का 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 51 में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन से दो जीव प्लेटी हेल्मिनीज कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा दो जीव है जो प्लेटी हेल्मिनथीज फाइलम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, और किस किस से संबंधित है? तो इसका आपको ये हो जाएगा आपको फीता कृमि एक हो जाएगा, और दूसरा आपको प्लेरियास हो जाएगा। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता चूना पत्थर से, क्या चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निष्पादन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण विधि को अपनाना चाहिए। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले निष्पादन किया जाएगा और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पन विधि अपनाया जाएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई डैश है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्नायु। क्या है? स्नायु। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चालन में माध्यम के कण है। कहता चालन जो है इसमें माध्यम के कण क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केवल अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश होती है। कहता है महिला और पुरुष जो है इसमें स्वर रज्जु की लंबाई जो होती है क्रमशः क्या होती है? तो महिला में जो होती है पुरुष में आपको 20 मिमी और महिला में 15 मिलीमीटर होता है। यहाँ सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो इसे हम लोग द्विविखंडन भी कहते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्विविखंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1 किलोग्राम। क्या 1 किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी? कहता है 1 किलोग्राम जो है इसमें एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है किसके बराबर होगी? तो ये जो बराबर होगा आपको 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत डैश रखना चाहिए? कहता है एक अपारदर्शी वस्तु जो है इसकी बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश बिंदु स्रोत जो है यह डैश रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वस्तु के बहुत निकट। कहाँ? वस्तु के बहुत निकट प्रकाश बिंदु को रखना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है
तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तब वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपको एक रासायनिक परिवर्तन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 62 में देखने कहता है कैथोड या एनोड, क्या है, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन को सही कथन दिया गया उसे पहचान करना है। कहता है कैथोड और एनोड के बारे में कौन सा सही कथन दिया गया है उसे पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसका सही आंसर आपको 2 हो जाएगा। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 62 में कहता है अम्ल, क्या है, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। कहता है अम्ल के बारे में जो है, अम्ल के बारे में गलत कथन दिया गया है उसे ढूंढना है। तो ये आपको 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, यह गलत दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा एक बार इसे। आगे 63 में कहता है पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। कहता है पौधे में मिट्टी जो है डैश की उपस्थिति, कहता है पौधे जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करता है। तो इसका सेंस हो जाएगा प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन के को तैयार करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 64 में कहता है एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो उस बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो उस बस का प्रारंभिक वेग जो होगा आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसे जो है आपको यू बराबर, दोस्तों, इसे भी बराबर u प्लस 80 पर सॉल्व कीजिएगा। आंसर आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस जंतु में प्रश्नपाद का अवशेष पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है आपको अजगर में पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अजगर। चलिए 66 में कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होता है। कहता है नीचे दिए गए बीमारियों में से वह कौन सा बीमारी है जो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो आपको घेगा जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये मच्छर के कारण नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। घेगा आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। बाकी डेंगू, ज्वर, मलेरिया और हाथी पाँव ये सारे मच्छरों के काटने से होता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ घेगा सही आंसर हो जाएगा। आगे 67 में कहता हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे। तो ये जो जोड़ते हैं निकेल और पैलाडियम, क्या, निकेल और पैलाडियम को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। कहता है जैव मंडल जो है इसमें निम्नलिखित जैविक घटकों में से किस उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। तो इसे जो रखा जाता है आपको हरे पौधे के स्तर पर रखा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 में कहता है दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लैक्टोस। लैक्टोस। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोस। आगे कहता है गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है। गोबर गैस जो है इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है। तो इसका उपयोग आपको यूरिया के निर्माण में नहीं होता है। बाकी घरों में प्रकाश के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, खाना पकाने वाले गैस के रूप में भी किया जा सकता है, और उपयुक्त में दोनों तो होगा ही। ये आपको यूरिया के निर्माण में गोबर गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 71 में। कहता 1 बिलियन में 320 ग्राम जल है और 31 ग्राम नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में
विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसके विलयन की सांद्रता जो होगी, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8.83%। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे जो आपको सांद्रता पर द्रव्यमान की प्रतिशत विलयन सांद्रता के लिए आपको विलय की मात्रा बटे विलय प्लस विलायक की मात्रा कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा इसका सही आंसर। आगे कहता है 72 में आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। कहता है कि आवासीय क्षेत्र जो है इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर क्या निर्धारित किया गया है। ये जो निर्धारित किया गया 45 डेसीबल। कितना? 45 डेसीबल। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह ये इससे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ 45 डेसीबल से आंसर हो जाएगा। अगर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में आपको रात में 70%, कितना? रात में 70%, दिन में 75% औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये है। और आवासीय क्षेत्र में रात को 45% और दिन को 55%। कितना? दिन को 55%। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है 73 में कहता है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंक एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा। तो जब अचानक ब्रेक लगाया जाएगा तो इसमें आपको आगे की ओर गति करेगा। क्या होगा? आपको टैंक जो है आगे की ओर गति करेगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो जब टैंक चलता रहेगा तो उसमें भरे द्रव्यमान जो है वो अभी गतिमान रहेगा, और जैसे ही ब्रेक लगाएगा लेकिन वो द्रव्यमान जो है द्रव जो है वो आपको जल गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगा, जिसके कारण वो गाड़ी को या फिर टैंक को आगे की ओर पुश करेगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का तब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है? तो ये आपको 0 केल्विन के बराबर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, 0 केल्विन के बराबर है। आगे कहता है 75 का एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कहता है एक्राइलो जो है नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा और क्या? ऑरल लॉन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। सॉरी, एक्राइलो नाइट्रल के बहुलीकरण से ऑरल लॉन प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लगता है कि उपयोगी रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये जो है इसमें सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। तो इस तरह के ये जो है वो सभी एग्जाम के लिए, नियर भविष्य में जो भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द 20K तक पहुंच सके। जल्द से जल्द पहुंचाइए, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए मेहनत करने में मन लगा रहे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।